सोचिए, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और इनके बीच अचानक सऊदी अरब और तुर्की की एंट्री हो जाती है। अब जरा नक्शे पर नजर डालिए। दक्षिण एशिया से लेकर पश्चिम एशिया तक एक ऐसा नया सुरक्षा समीकरण बनता दिखाई दे रहा है जिसकी चर्चा सिर्फ पाकिस्तान या सऊदी अरब में नहीं बल्कि इजराइल, ईरान, अमेरिका और भारत तक में हो रही है। क्योंकि 7 अगस्त 2026 को मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने एक ऐसा रक्षा समझौता किया जिसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा एक लाइन की हो रही है, एक पर हमला तो तीनों पर हमला माना जाएगा। इसी एक क्लोज ने इस पूरे समझौते को नाटो के आर्टिकल 5 से जोड़ दिया है। और अब सवाल ये है कि आखिर मक्का में ऐसा क्या हुआ कि 3 अलग अलग देशों ने अपनी सुरक्षा को एक दूसरे से जोड़ दिया। क्या ये सिर्फ एक डिफेंसिव एग्रीमेंट है या फिर मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में कोई बड़ा पावर गेम शुरू हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत को इसकी चिंता करनी चाहिए या नहीं? चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। मक्का में आखिर हुआ क्या? 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मक्का में मिले और तीनों देशों के बीच मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। इस समझौते का सबसे अहम हिस्सा है कलेक्टिव डिफेंस यानी सामूहिक सुरक्षा। मतलब अगर इन तीनों देशों में से किसी एक पर बाहरी आर्म्ड अटैक होता है तो उसे बाकी दोनों देशों के खिलाफ भी हमला माना जाएगा। यही वजह है कि इसे नाटो के आर्टिकल 5 जैसा बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी फर्क समझिए, इसे अभी नाटो का दूसरा वर्जन समझना जल्दबाजी होगा, क्योंकि नाटो के पास इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड, परमानेंट हेडक्वार्टर्स और लंबे समय से चली आ रही संयुक्त सैन्य व्यवस्था है। मक्का समझौते में फिलहाल ऐसे इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर की बात सामने नहीं आई है, यानी कागज पर कमिटमेंट बड़ा है, लेकिन इसे एक फुली ऑपरेशनल मिलिट्री अलायंस मान लेना अभी सही नहीं होगा। लेकिन तीनों देशों को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब कहानी यहाँ से इंटरेस्टिंग होती है। तीनों देशों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिक्योरिटी चिंता लंबे समय से भारत से है। इसके अलावा पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके जैसे घरेलू और सीमा से जुड़े संकट भी हैं। वहीं सऊदी अरेबिया की चिंता मुख्य रूप से गल्फ रीजन, ईरान और यमन में हौती खतरे से जुड़ी रही है। और टर्की के स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज अलग हैं। उसका फोकस सीरिया, मेडिटेरेनियन रीजन और अपने आसपास के जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर है। यानी तीनों देशों की प्रॉब्लम्स एक जैसी नहीं है, फिर भी तीनों एक जगह मिलते हैं। उन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए रीजनल पार्टनर्स की जरूरत है। और यहाँ आता है अमेरिका वाला एंगल। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का बड़ा हिस्सा अमेरिका के इर्द गिर्द रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में गल्फ कंट्रीज के भीतर ये सवाल बढ़ा है कि क्या किसी संकट की स्थिति में अमेरिका हमेशा उसी तरह सिक्योरिटी गारंटी देगा जिस तरह पहले देता आया है। इसी माहौल में रीजनल पावर्स अपने दम पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इसे सिर्फ मुस्लिम देशों का गठबंधन कह देना पूरी कहानी नहीं है, ये एक ब्रॉडर ट्रेंड भी है। मिडिल ईस्ट के देश अपनी सिक्योरिटी के लिए ज्यादा रीजनल ऑटोनॉमी चाहते हैं। इसी वजह से कुछ एनालिस्ट इसे अमेरिका पर डिपेंडेंस कम करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। फिर इस्लामिक नाटो नाम कहां से आया है? अब सोशल मीडिया और हेडलाइंस में एक शब्द बहुत तेजी से घूम रहा है, इस्लामिक नाटो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा संभलना जरूरी है। इस्लामिक नाटो इस एग्रीमेंट का ऑफिशियल नाम नहीं है, ये एक मीडिया और एनालिटिकल लेबल है, क्योंकि इसमें 3 मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं और एग्रीमेंट में कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इरशाद डार ने साफ कहा है कि ये एग्रीमेंट किसी स्पेसिफिक देश के खिलाफ नहीं है। उन्होंने इसे डिफेंसिव बताया और कहा कि दूसरे देश में भी इसके प्रिंसिपल्स को स्वीकार करते हुए शामिल हो सकते हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने भी कहा कि इसे ईरान या किसी दूसरे देश के खिलाफ अलायंस नहीं समझना चाहिए। मतलब ऑफिशियल पोजीशन ये है कि ये किसी को टारगेट करने के लिए नहीं, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए है। लेकिन अगर ये ईरान के खिलाफ नहीं है तो ईरान परेशान क्यों है? ये इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ईरान इस पूरे डेवलपमेंट को सस्पिशियस नजर से देख रहा है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरबिया और ईरान के बीच लंबे समय से रीजनल राइवलरी रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों का सऊदी के साथ एक फॉर्मल डिफेंस फ्रेमवर्क में आना तेहरान के लिए स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन बदल सकता है। ईरान के नजरिए से सवाल यह है कि अगर आज एग्रीमेंट कहा जा रहा है कि किसी के खिलाफ नहीं है, तो कल इसकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या होगी? यही अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ ईरानियन कमेंट्री में इसे ईरान के बढ़ते रीजनल इन्फ्लुएंस को रोकने वाली कोशिश के रूप में देखा गया है। लेकिन यहाँ एक बात साफ है, ये कहना कि एग्रीमेंट ऑफिशियली ईरान को टारगेट करने के लिए बनाया गया है अभी फैक्ट नहीं है,
क्योंकि पाकिस्तान और टर्की दोनों ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि पैक्ट ईरान के खिलाफ नहीं है। और अब आता है इजराइल का एंगल। इजराइल के लिए इस एग्रीमेंट में सबसे ज्यादा ध्यान टर्की और पाकिस्तान पर है। टर्की नाटो का मेंबर है और राष्ट्रपति एर्डोगन की इजराइल को लेकर पॉलिसी लंबे समय से बेहद क्रिटिकल रही है। पाकिस्तान तो इजराइल को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन तक नहीं देता। अब ये दोनों ही देश सऊदी अरेबिया के साथ एक कलेक्टिव डिफेंस अरेंजमेंट में आ गए। इससे इजराइल को मिडिल ईस्ट की बदलती सिक्योरिटी पॉलिटिक्स को लेकर नई चिंता हो सकती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इजरायली जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हब कीनियन ने आर्गुमेंट किया है कि इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और मजबूत हो सकती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस भी सामने आता है। मक्का एग्रीमेंट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच वेस्ट एशिया की स्थिति को लेकर फोन पर बातचीत हुई थी। मोदी ने बाद में इंडिया इजराइल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की प्रोग्रेस का भी जिक्र किया। इजरायली एनालिसिस में इसे मक्का एग्रीमेंट के बदलते रीजनल इक्वेशन के संदर्भ में देखा गया। यानी क्या इंडिया और इजराइल अब एक ही साइड पर है? यहाँ भी शब्दों को समझना जरूरी है। ऐसा कोई फॉर्मल इंडिया इजराइल ईरान अलायंस नहीं बना है। न ही भारत, इजराइल और ईरान ने मक्का पैक्ट के जवाब में कोई संयुक्त मिलिट्री एग्रीमेंट किया है। लेकिन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात करें तो कुछ मुद्दों पर इनके इंटरेस्ट एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। भारत और इजराइल के डिफेंस और टेक्नोलॉजी रिलेशंस पहले से मजबूत हैं और ईरान के साथ भारत के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, खासकर छाबर और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC जैसे प्रोजेक्ट्स में। यानी अलग अलग देशों के साथ भारत के अलग अलग स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस हैं। इसीलिए मक्का पैक्ट के बाद दुनिया में कोई सीधी दो दलीय लाइन नहीं बनाई गई, बल्कि कई ओवरलैपिंग पार्टनरशिप बन रही है। अब सबसे जरूरी सवाल, भारत के लिए खतरा कितना बड़ा है? पाकिस्तान में इस एग्रीमेंट को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि वहां इसे इस तरह देखा गया है कि अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सऊदी अरबिया और टर्की का सपोर्ट पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजिक एडवांटेज बन सकता है। लेकिन एग्रीमेंट का टेक्स्ट ये नहीं कहता कि पाकिस्तान अब चाहे इंडिया के साथ युद्ध करे और सऊदी टर्की ऑटोमेटिक रूप से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध शुरू कर दे। कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज एक्सटर्नल आर्म अटैक की स्थिति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अब पाकिस्तान पर भारत हमला करेगा तो सऊदी और तुर्की भारत से लड़ेंगे। इस तरह की सीधी इंटरप्रिटेशन करना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। सऊदी अरेबिया की भारत के साथ भी मजबूत इकोनॉमिक है और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है। भारत और सऊदी अरेबिया के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के जरिए डिफेंस कॉर्पोरेशन भी मौजूद है। और सऊदी अरेबिया के लिए भारत सिर्फ एक डिप्लोमेटिक पार्टनर नहीं है, भारत एक बड़ा एनर्जी मार्केट है, बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है और वहां बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। इसीलिए रियाद के लिए पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट का मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसने इंडिया के खिलाफ अपना पूरा फॉरेन पॉलिसी पोजीशन बदल दिया है। लेकिन पाकिस्तान को फायदा जरूर हुआ है। पाकिस्तान के लिए फायदा साफ दिखाई देता है। पहला फायदा, डिप्लोमेटिक वेट। पाकिस्तान अब सऊदी अरेबिया और टर्की दोनों के साथ एक फॉर्मल डिफेंस फ्रेमवर्क में है। दूसरा, मिलिट्री कॉपरेशन की संभावना। टर्की के पास नाटो एक्सपीरियंस और एक बड़ा डिफेंस इंडस्ट्री बेस है। सऊदी अरेबिया के पास पैसा, स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी और बड़ी डिफेंस स्पेंडिंग कैपेसिटी है। और पाकिस्तान के पास बड़ा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और न्यूक्लियर डिटरेंस है। अगर तीनों के बीच मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान को इसका स्ट्रैटेजिक फायदा मिल सकता है। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सवाल भी है, क्या वो इतनी सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस एक साथ संभाल सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के सामने एक नहीं कई मोर्चे हैं। कुछ एनालिसिस में पाकिस्तान की स्थिति को 6 फ्रंट प्रॉब्लम के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। इंडिया, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, POK, अफगानिस्तान और ईरान तथा उससे जुड़े रीजनल एक्टर। यानी बाहर से देखने पर पाकिस्तान को एक मजबूत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जरूर मिली है, लेकिन अंदर से उसके सिक्योरिटी चैलेंजेस भी कम नहीं हुए हैं। इसीलिए ये पैक्ट पाकिस्तान की हर समस्या का सलूशन नहीं है, बल्कि एक तरह से ये उसकी स्ट्रैटेजिक इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब सवाल है कि क्या और देश इसमें शामिल होंगे? पाकिस्तान ने खुद संकेत दिया है कि एग्रीमेंट दूसरे देशों के लिए खुला है, यानी फ्यूचर में इसका दायरा बढ़ सकता है। कुछ एनालिस्ट ने इजिप्ट, कतर, कुवैत, जॉर्डन, अजरबैजान और सीरिया जैसे देशों की संभावित भूमिका पर चर्चा की है। लेकिन ध्यान रखिए, इन देशों का शामिल होना अभी तय नहीं है। मिस्र को संभावित कैंडिडेट माना जा रहा है क्योंकि उसकी बड़ी सेना स्ट्रैटेजिक लोकेशन और अरब डिप्लोमेसी में भूमिका में है। कतर और कुवैत भी गल्फ रीजन में महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी देश की संभावित एंट्री और एक्चुअल मेंबरशिप तो अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए अभी इसे नया मुस्लिम नाटो बन गया है। कहना जल्दबाजी होगी। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? इस एग्रीमेंट को लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या अमेरिका ने इसके पीछे भूमिका निभाई है। कुछ अमेरिकी वॉइसेस ने इसे डोनाल्ड ट्रंप की मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी एफर्ट से जोड़कर देखा है। वहीं कुछ शिया धार्मिक और राजनीतिक वॉइसेस ने
इसे अमेरिका अरब रणनीति बताते हुए आरोप लगाया है कि इसका मकसद पाकिस्तान को ईरान से जुड़े संभावित कॉन्फ्लिक्ट में खींचना हो सकता है। लेकिन यह बहुत जरूरी फर्क है, आरोप और प्रमाण एक चीज नहीं है। अभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहना कि अमेरिका ने गुप्त रूप से इस्लामिक नाटो बनवा दिया है या ये पैक्ट ईरान के खिलाफ युद्ध की तैयारी है, एक प्रूवन फैक्ट नहीं है। इतना जरूर है कि अमेरिका की मिडल ईस्ट पॉलिसी, ईरान इजराइल टेंशंस और रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इस पूरे समीकरण के बैकग्राउंड में मौजूद है और यही इसे इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि असली कहानी सिर्फ 3 देशों की नहीं है। अगर इस पूरे नक्शे को दूर से देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ सऊदी अरेबिया, जिसे अपनी रीजनल सिक्योरिटी मजबूत करनी है, टर्की है जो मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है, पाकिस्तान है जिसे इंडिया के सामने स्ट्रेटेजिक स्पेस चाहिए, ईरान है जो इस बदलते सनी सिक्योरिटी इक्वेशन को लेकर सतर्क है, इजराइल है जो टर्की और पाकिस्तान की भूमिका को लेकर चिंतित है और इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज मजबूत करना चाहता है, और इंडिया है जो सऊदी अरेबिया, इजराइल और ईरान तीनों के साथ अलग अलग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप संभाल रहा है। यानी दुनिया अब सिर्फ 2 गुटों में नहीं बट रही है, हर देश अपनी जरूरत के हिसाब से कई देशों के साथ पार्टनरशिप बना रहा है। तो क्या मक्का समझौता दुनिया बदल देगा? अभी नहीं, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक फोटो ऑप है, क्योंकि पहली बार सऊदी अरबिया, टर्की और पाकिस्तान ने कलेक्टिव डिफेंस को एक फॉर्मल फ्रेमवर्क में रखा है। अगर आने वाले समय में इसके अंदर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन या परमानेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म विकसित होते हैं तो इसका स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अगर तीनों देशों के अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट के कारण कोऑर्डिनेशन आगे नहीं बढ़ता तो ये एग्रीमेंट काफी हद तक पॉलिटिकल सिग्नलिंग बनकर रह सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की प्रायोरिटी अलग है, टर्की की अलग है, पाकिस्तान की अलग है, और यही इस अलायंस की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी। तो मक्का में सिर्फ एक एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं हुए हैं, मक्का में एक मैसेज दिया गया है। मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के कुछ देश अब अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को खुद शेप कराना चाहते हैं, लेकिन इस मैसेज का अलग चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। क्या ये सच है? इस्लामिक नाटो बनेगा? क्या इजिप्ट, कतर या दूसरे देश इसमें शामिल होंगे? क्या ईरान के खिलाफ कोई नया रीजनल बैलेंस बनेगा? क्या इजराइल और इंडिया के डिफेंस टाइज और गहरे होंगे? और सबसे अहम, क्या सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और इंडिया के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों को एक साथ चला पाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि मक्का से निकली ये डिफेंस डील सिर्फ 3 देशों की खबर नहीं है, ये उस दुनिया की झलक है जहां पुराने अलायंसेस कमजोर पड़ सकते हैं, पड़ रहे हैं, नए पार्टनरशिप बन रहे हैं और देश अपनी सुरक्षा के लिए अपना नया रास्ता तलाश रहा है। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली बड़ी खबर के साथ, ऐसी ही किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए HB डिकोड।